नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब माँ की मौत के बाद पिता से मिलने आती बेटी भाई को अखरने लगी तो पिता को खुद में परिवर्तन लाना पड़ा। घनश्याम जी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे और पास में ही उनकी पत्नी रामवती जी सिलाइयाँ बुन रही थीं। इतने में ही उनका पोता कुछ किताबें लेकर आया और बोला, दादाजी, आप यह कैसी किताबें पढ़ रहे हैं? इसमें तो कोई फोटो भी नहीं है। यह देखिए मेरी कॉमिक्स। अच्छा, दिखाओ तो, पढ़कर देखें। अपनी किताबों को एक तरफ रखते हुए घनश्याम जी ने कहा तो बंटी ने उनके हाथ में एक कॉमिक बुक थमा दी, जिसे देखते ही घनश्याम जी बोले, यह कैसी पुस्तक पढ़ते हो तुम बंटी? कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ा करो। इसमें तो सब मार धाड़ है। और यह लाल रंग का अजीब सा आदमी कौन है इसमें? दादाजी, यह तो स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो। अरे बेटा, कॉमिक्स तो हमारे ज़माने में होती थी, चाचा चौधरी के किस्से, जिससे अच्छी सीख भी मिलती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। क्या दादाजी, आपको तो कुछ भी नहीं पता एंटरटेनमेंट के बारे में, नाराज़गी भरे स्वर में कहते हुए बंटी अपने दादाजी के हाथ से अपनी कॉमिक्स बुक लेकर बाहर भाग गया। घनश्याम जी बड़ी हैरानी से बंटी की तरफ देखते रहे और फिर उदास होकर कुछ सोच विचार में पड़ गए और अपनी पत्नी से बोले, शायद आज के ज़माने के हिसाब से हम और हमारी सोच पुरानी हो गई है। हमारे आदर्श और विचार इस तथागत मॉडर्न ज़माने में पुराने हो चुके हैं। रामवती जी अपने पति के भावों को बड़े करीब से जानती थीं। उन्हें उदास देखकर वह बोली, उदास क्यों होते हो? हमारा ज़माना जा चुका है। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार करें उतना अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक घनश्याम जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा सुमित उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीनों के लिए आराम करने को कहा गया। घनश्याम जी, जो कि पूरी चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, एकाएक घर बैठ गए। कुछ दिनों तक तो सुमित उन्हें फैक्ट्री के खर्चों और कमाई का पूरा हिसाब देता रहा, लेकिन फिर उसने भी हिसाब देना बंद कर दिया। घनश्याम जी ने जब बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर उसने जवाब दिया, पिताजी, आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, इसलिए मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब कंप्यूटराइज कर दिया है। आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं सब संभाल रहा हूँ। उस दिन से घनश्याम जी को लगने लगा कि इस नए ज़माने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी घनश्याम जी सोच विचार में पड़े हुए थे कि उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, चलिए, बहू ने नाश्ता लगा दिया है, खा लीजिए। घनश्याम जी डाइनिंग टेबल पर आए तो उन्होंने एक नज़र नाश्ते की प्लेट पर डाली। आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे ब्रेड रख दिए। देखते ही घनश्याम जी बोले, यह भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाए और मक्खन लगाकर परोस दिए। घर में ही कुछ अच्छा बना दिया होता। ठीक है, यदि आपको यह चीज़ पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए दलिया बना लाती हूँ।
घनश्याम जी की नाराजगी को देखकर रामवती जी बोली और रसोई घर में चली गईं। अपनी सासू माँ को रसोई घर में दलिया बनाते देख बहू आकर तुरंत बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया है। बहू, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं, इसीलिए उनके लिए दलिया बनाने आई हूँ। माँ जी, पहले मुझे बच्चों के लिए और उनके लिए टिफ़िन पैक करने दीजिए। आप यह सब काम बाद में कर लेना। और वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वह तो घर पर ही बैठे हैं। बहू की यह बात बाहर बैठे घनश्याम जी के दिल में तीर सी चुभी और रामवती जी अपना सा मुंह लेकर रसोई घर से वापस आ गईं। रामवती जी घनश्याम जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगीं, सुनिए, अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री जाना शुरू करें। आपकी दिनचर्या भी कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो रामवती, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया तो घनश्याम जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज बाबूजी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनका इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया। वह अपने साथ काम करने वालों को नौकर न समझकर उन्हें अपना साथी समझते थे, जिन्होंने उनके काम को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने में उनकी मदद की थी। घनश्याम जी का घर दूसरी मंजिल पर था तो सीढ़ियां उतरते उतरते भी उन्हें थकावट होने लगी, लेकिन उनके उत्साह के आगे यह थकावट कुछ भी नहीं थी। जब घनश्याम जी फैक्ट्री पहुंचकर अंदर गए तो देखा कि उनका बेटा सुमित उनकी सीट पर बैठा था और उन्हें सामने देख चौंक सा गया। बाबूजी, आप यहाँ कैसे? उसने हैरानी जताते हुए बोला। घनश्याम जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा कि फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया जाए। घनश्याम जी ने इधर उधर देखा कि सारी पुरानी मशीन बदलकर नई मशीन लगवा ली थी। इस बात का भी इतना ताज्जुब उन्हें नहीं था जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी कर्मचारी वहां पर नहीं था। बेटा, सारे पुराने वर्कर्स कहाँ गए हैं? पिताजी, दरअसल बात यह है कि मैंने सारी पुरानी मशीन बदलवा कर नई मशीन लगवाई है और पुराने वर्कर्स को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैंने पूरा स्टाफ बदल दिया है। घनश्याम जी को यह सुनकर धक्का लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो इतने में सुमित ने टोक दिया, पिताजी, अकाउंटेंट की जगह है, वह अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए। यह सुनकर घनश्याम जी का चेहरा फीका पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का सारा उत्साह मानो जमीन पर गिर पड़ा। स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए वह जाकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांट लगा दी। उस समय सुमित यह सब कुछ देखकर कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या ज़रूरत थी? आप बूढ़े हो गए हो, घर पर ही बैठिए, और यदि घर बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, लेकिन कृपा करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। माँ, बाबूजी दोनों अपने बेटे के मुंह से
यह सब बातें सुनकर देखते रह गए। रामवती जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी वो तो तेरी मदद करने के लिए ही गए थे। कोई जरूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की। अपना काम कैसे करना है मैं जानता हूँ। कहते हुए सुमित अपने कमरे में चला गया। रामवती जी ने घनश्याम जी को तसल्ली देते हुए कहा, जाने दीजिए, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो इसे ही संभालनी है। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए, लेकिन मन ही मन में ब्लड प्रेशर की मरीज रामवती जी अपने बच्चों द्वारा किए जाने वाले उपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी थीं। एक दिन उन्होंने देखा फ्रिज में कोई हरी सब्जियां नहीं पड़ी थीं, तो सोचा जाकर बाजार से कुछ हरी सब्जियां ले आएं। दरवाजे से बाहर पैर निकालकर जैसे ही कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी तो अचानक चक्कर आने के कारण वह संभाल न सकी और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गई। करीब 1 घंटे तक भी जब रामवती जी घर वापस नहीं आई तो घनश्याम जी को चिंता सताने लगी। इतने में फर्स्ट फ्लोर वाले शर्मा जी ने आकर जानकारी दी कि रामवती जी नीचे बेसुध हालत में पड़ी हुई हैं। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घनश्याम जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पत्नी के जाने का आघात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन जानकी और बेटी प्रीति ने उन्हें संभाला, लेकिन रामवती जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वह पहले ही उपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक रामवती जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था, लेकिन बहू की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी तब वह बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन घनश्याम जी से बात करने वाला कोई नहीं था। 2-3 महीनों बाद उनकी बेटी उनका हाल चाल जानने आ जाया करती थी तो उनका मन खुश हो जाता था, लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी फिर से अंधेरी रात ही लगने लगती। आज नाश्ते में फिर से मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रखे थे। वे जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी क्या। आज उनके कहने पर दलिया या पोहा बना देने वाली रामवती जी भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वह ब्रेड भी उन्होंने चुपचाप करके खा लिए। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी तो बेटे ने दरवाज़ा खोला। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर सुमित और उसकी पत्नी हैरान हो गए। हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए जानकी को यहाँ रहने के लिए बुलाया था। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी? मेरा मतलब है, आखिर उनका भी परिवार है, बहू कहने लगी। तो इतने में उसकी बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ किस बात की? अपनों के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान घनश्याम जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। जानकी जी अपने भाई को पौष्टिक खाना बनाकर देने लगीं। उनके फल और दवाइयों के समय का भी पूरा ध्यान रखती और कभी कभी बेटी भी आ जाती थी तो घनश्याम जी की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती थी। वह अपनी पत्नी के आने का गम भुलाते जा रहे थे, लेकिन
तेज मिजाज बहू को बुआ सास का अपने घर में रहना नहीं सुहाता था। उनकी उपस्थिति उसकी आंखों में खटकने लगी। देखो जी, मैं जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आए दिन घर पर मेला लगा कर रखेंगे। हर 2-4 दिन बाद बेटी को बुला लेते हैं और बुआ जी उनको आए दिन मुझ पर रौब झाड़ती रहती हैं। उन्हें तो मेरे सर पर ही बिठा कर रख दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर सुमित भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गईं, तो सुमित अपने पिता के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी घर वापस कब जा रही हैं? क्या मतलब? तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बाबूजी। आए दिन आपकी बहू पर रौब जमा कर रखती हैं बुआ जी। और फिर कितनी महंगाई का जमाना है, एक एक सदस्य से भी बजट में फर्क पड़ता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? बेटा, जिम्मेदारी तो वह मेरी उठा रही है। उसके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है। मेरे सारे काम झट से कर देती है और अपने दिल का हाल भी उससे बांट लेता हूँ। मैंने ही उसे कुछ दिन यहाँ रुकने को कहा था, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई खास जिम्मेवारियां भी नहीं हैं। बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू तो कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे। और जहाँ तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप प्रीति को बुला लेते हैं घर पर। सुमित गुस्से से चिल्लाया। उसकी बातों ने घनश्याम जी को अंदर तक जख्मी कर दिया। वे चाहकर भी उसके आगे कुछ न बोल पाए, लेकिन एक बात अब वे समझ गए कि उनके बेटा और बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से नहीं रहने देंगे। आए दिन बहू कोई ना कोई झगड़ा करके उसे निकालने की कोशिश करेगी और अपनी बहन को अपमानित होते हुए वह नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। अवसाद से ग्रसित घनश्याम जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे आकर बैठ गए। रामवती, तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पाया। वह रहती थी तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं काटता था मुझे। उसका यहाँ रहना भी तुम्हारे बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या मैं अपनी बहन या अपनी बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर में भी नहीं बुला सकता? आंसू बहाते हुए भरे हुए गले से घनश्याम जी बोले। बहन के जाने के बाद घनश्याम जी के दिल में फिर से वही उदासी छा गई। वह मुरझाए से रहने लगे। जब तक उनकी बहन जानकी उनके घर रही, उन्हें हल्का फुल्का भोजन बनाकर देती थी, लेकिन बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाने शुरू कर दिए। इस कारण घनश्याम जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब होने लगी, तो घनश्याम जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। बहू ने मुंह बनाते हुए ऊपरी मन से बनाने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी घनश्याम जी को खिचड़ी ना मिली। दोबारा याद दिलाने पर बहू ऊंचे स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम खत्म नहीं होता, ऊपर से आपकी नई नई फरमाइश। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेली आखिर क्या क्या करूंगी। इतनी बातें सुनाते ही बहू रसोई घर में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारे घनश्याम जी अपराधग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उनको खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन
अब यह खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचा कि शायद जहर खाना ही इस खिचड़ी को खाने से ज्यादा आसान है, लेकिन शिकायत करते भी तो किससे? इस घर में अब उनका सुख दुख बांटने वाला भी तो कोई नहीं था। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं है, तो वे सोचने लगे किसी और से क्या गिला करते। वे सोचने लगे कि क्या यही दिन देखने के लिए मैंने बेटा मांगा था भगवान से। जाने कितनी मन्नतें मांगी थीं। सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कितना बड़ा भ्रम पाल लिया था मैंने। देख रही हो रामवती, हमारे प्यार और हमारे त्याग की क्या कीमत लगाई हमारे बेटे ने। कहते हुए घनश्याम जी भरी आंखों से अपनी पत्नी की तस्वीर निहारने लगे। यह सब बातें सोचते सोचते उनका उस घर में दम घुटने लगा था, तो बाहर की ताज़ी हवा खाने के इरादे से थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचकर उनकी अपने पुराने मित्र शिव कुमार से मुलाकात हो गई। इतने समय बाद अपने मित्र से मिलकर घनश्याम जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। बातों बातों में घनश्याम जी अपने घर की परेशानियों को भूल गए थे, लेकिन जब मित्र ने घनश्याम जी के परिवार की कुशलता के बारे में पूछा, तो घनश्याम जी का चेहरा मुरझा गया और आंसुओं का पैमाना छलक पड़ा। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर घनश्याम जी ने अपने दिल का गुबार अपने मित्र के आगे खोलकर रख दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून पसीने की कमाई से मशीनें खरीदी थीं, कितनी रातों की नींद हराम की थी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी। और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया, आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है। शिव कुमार जी व्यवहारिक बुद्धि के स्वामी थे। घनश्याम जी के दर्द और पीड़ा का आलम देखते हुए उन्होंने कहा, घनश्याम, यह वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है, बल्कि हिम्मत दिखाने का है। डर के बैठने का नहीं है, बल्कि शेर की दहाड़ दिखाने का वक्त है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मित्र के शब्दों ने उनके हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार किया। घर आते वक्त उनके मन की घबराहट कोसों दूर चली गई। पार्क से सैर करके घर लौटे तो थोड़ी ही देर में उनकी बेटी प्रीति भी घर पर आ गई। आओ बेटी, कितने दिनों से तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। अच्छा किया जो आ गईं। घनश्याम जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता लाने को बोला। जब बहू चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई, नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर प्रीति बोली, बाबूजी, आप यह ब्रेड मत खाया कीजिए। भाभी, बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो, जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी सी बात सुनने की देर थी कि बहू तो जैसे उबल पड़ी और बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है, और अब मैं इनकी भी चाकरी करती रहूं। अब तुम लोग क्या चाहते हो कि सारा दिन मैं रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है अपने बाबूजी की, तो अपने घर ही ले जाओ इन्हें। बहू की जली कटी बातें सुनकर घनश्याम जी हैरान ही रह गए, पर आज उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। बस बहुत हुआ। सहसा घनश्याम जी के मुंह से यह 3 शब्द निकले और उन्होंने मन ही मन कुछ ठान लिया। बहू, तुम शायद भूल रही हो कि यह घर मेरा है, और मेरे ही घर से मुझे निकालने वाली तुम होती कौन हो? क्या मतलब है आपका?
बहू गुस्से में चिल्लाने लगी तो बाबूजी बोले, बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरी बात काट सके। यह बातें चल ही रही थीं कि सुमित भी घर पर आ गया और बाबूजी को जोरदार आवाज में बोलता हुआ देखकर वह चिल्लाने लगा, बाबूजी, यह क्या तमाशा लगा रखा है? अपने बेटे की जोरदार आवाज सुनकर भी आज बाबूजी कमजोर नहीं पड़ने वाले थे। उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए बोले, यह बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए बेटा। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाजत नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे डाली। मैंने पाई पाई इकट्ठी करके जिस घर को खरीदा उसी घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा कर रख दिया तुम लोगों ने। मुझे तो तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ को मैंने कुछ दिन के लिए बुला लिया तो तुम लोगों से उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आज बेटी आई तो बहू ने उसे ही जली कटी सुना दी। एक बात कान खोल कर सुन लो बहू, जिस घर में से तुम मुझे निकलने को कह रही हो यह घर आज भी मेरे नाम है और यदि इस घर से कोई जाएगा तो तुम लोग। और बेटा जी, फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमा कर बैठे हो, उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं हूँ। मैं चाहूँ तो उसे बेच भी सकता हूँ और आज भी इतनी हिम्मत है मुझ में कि अपनी फैक्ट्री फिर से संभाल सकूं। बेटे, मैं बूढ़ा जरूर हुआ लेकिन आत्म स्वाभिमान अभी जिंदा है मुझ में। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ और यदि किसी को मेरी मदद करनी हो तो वह फैक्ट्री आ सकता है। आज बेटा और बहू दोनों बाबूजी का यह रूप देखकर दंग रह गए। इतने दिनों से तो बाबूजी ने आज तक कभी ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन आज केवल बाबूजी ही बोल रहे थे और बाकी सब लोग सुन रहे थे। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार से जमीन आसमान का अंतर था। आज बाबूजी को नाश्ते में दलिया खाने को मिला और सुमित बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार होकर खड़ा था। आज घनश्याम जी फैक्ट्री में अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, ना कि वेटिंग रूम में। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनका नाम है महावीर राठी जी। थैंक यू सो मच मिस्टर महावीर जी। आप जितना गौर से मेरी स्टोरी को पढ़ते हैं शायद ही कोई पढ़ता होगा, पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है सर कि आप मेरी स्टोरी को इतना गौर से पढ़ते हैं या फिर बाकी यूट्यूबर्स की भी। क्योंकि जितने भी स्टोरी चैनल हैं हो सकता है कि उन लोगों की मुझसे कम गलतियां होती हों, मेरी थोड़ी ज़्यादा होती हों, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी की भी गलतियां नहीं होती हैं। मैं आपसे ये नहीं कहती कि मेरी गलतियों को आप मुझे बताएं ना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ये नहीं लिख सकते कि मेरी गलतियां हैं। मेरी गलतियां हैं तो आप निश्चित ही मेरी गलतियां बताएं, लेकिन आप इन छोटी छोटी गलतियों के आधार पर यह निश्चित कर दें कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या अनपढ़। ऐसा तो केवल आप ही कर सकते हैं शायद, या फिर डिग्री लेने के लिए लोगों को आपके पास ही भेज देना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर कि ये जो स्टोरी में गलतियां हैं ये पढ़े लिखे या अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ कितनी नहीं ये मुझे अच्छे से पता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि आप इतने पढ़े लिखे हैं सर कि आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में शायद अंतर नहीं पता। राजभाषा है हिंदी, ना कि राष्ट्रभाषा। वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच कि आप मेरी इतनी सारी स्टोरीज को इतना गौर से पढ़ते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पढ़ी लिखी हूं या नहीं, ये सर्टिफिकेट मुझे आपसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपका मन हो तो आप मेरी स्टोरीज देख, वरना ट्रस्ट मी सर कि आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो प्लीज मुझे यहाँ सर्टिफिकेट देने की कोशिश ना करें कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या अनपढ़ गंवार। एंड आई नो वेरी वेल एंड आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन। एक और चीज, ये जो आप यहाँ बार बार अनपढ़ अनपढ़ लिख रहे हैं ना, कहानी में होने वाली जिन गलतियों के आधार पर आप ये लिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड अ टाइपिंग एरर, जो कि किसी से भी हो सकता है। तो प्लीज आगे से मन हो तो स्टोरीज देखें, फालतू के कमेंट्स ना करें। और प्लीज ये कोई सीसीएस यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे आप अनपढ़ या पढ़े लिखे होने का टैग देते फिरेंगे। तो प्लीज डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम।